जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इन शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और उसी के आगे हम प्रोसेस करेंगे और देखेंगे आज कुछ। देखिए, यहाँ से ये देखिए छोटे छोटे चीज़ें जिनको हम छोड़ देते हैं, बड़ा बड़ा पढ़ने के चक्कर में इनको छोड़ देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ से देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल सिंपल डेट पूछी जाती है, ज़्यादातर डेट पूछी जाती है। जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है वो तो यही है कि डेट पूछी जाती है। मतलब ये समझिए कि आप अगर मास्टर बन जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, ये डेट जितनी लिखी हुई है ये पता होना चाहिए। आधे लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि इतना भी कुछ होता है जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बेहतरीन बनते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और हाँ, जैसे आप लोग देखते हो ज़रूर लेकिन वो सब्सक्राइब और शेयर और नहीं करते हो तो वो करके जाना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। ये जितने दिख रहे हैं ना सब राष्ट्रीय प्रतीक है। मतलब अगर भारत के नागरिक आप हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या होता है। नहीं पता है तो फिर बेकार है सीखने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज जिसके बारे में दो तीन चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। पहली चीज़ क्या पूछी जाएगी, इसे स्वीकार कब किया गया। मतलब राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947। आज़ाद कब हुए थे, 15 अगस्त 1947। इसका मतलब है कि अगस्त के पहले ही ये निर्धारित कर दिया गया था कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या होगा। इतिहास में इसके बारे में थोड़ा इतिहास है, वो हम बताएंगे बाद में। लेकिन अभी बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बनेगा राष्ट्रीय ध्वज से। क्या क्या बनेगा देखिए, कभी कभी वो पूछता है कि इसका अनुपात क्या होगा। पूछता है कि अनुपात का मतलब समझते हैं कि अगर राष्ट्रीय ध्वज है तो वो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर जो अनुपात होता है वो होता है 3:2 का। इसका मतलब समझेंगे 3:2 का मतलब क्या होता है कि लंबाई इसकी अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। अगर ये मान लीजिए 3 फुट है तो ये कितना होना चाहिए, 2। समझ रहे, मतलब 3, अगर ये 3 है तो ये 2 के अनुपात में ही होना चाहिए। समझ रहे हैं, तो अनुपात कितना होना चाहिए, 3 और 2। दूसरी बात, अगर एक चीज़ समझेंगे, सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे वाला क्या होता है, हरा होता है। अब एक चीज़ और समझे, जो इसमें चक्र होता है इसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ। कहीं सर जी क्या बता रहे हैं, सब तो हमको पता है, पता क्या नहीं ये समझेंगे। जो चक्र का रंग होता है, जो तीलियों का रंग होता है वो कैसा होता है, गाढ़ा नीला होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी, बाकी आपको सारी चीज़ें तो पता ही है सही बात है नहीं। तो ये हो गया राष्ट्रीय फ्लैग के बारे में। चलिए, राष्ट्रीय फ्लैग के बाद आते हैं राष्ट्रगान पे। कहाँ पे पहुँचेंगे अभी इसके बारे में बताएंगे, परेशान मत होइएगा। राष्ट्रगान के बारे में, ठीक है, नेशनल एंथम। अच्छा, ऐसे बाउचट हैं जिनको राष्ट्रगान नहीं याद है, बताओ। भारत के नागरिक ऐसे नेता बहुत मिल जाएंगे आपको, उनसे पूछना राष्ट्रगान गा के सुनाओ तो मतलब इस लाइन का उस लाइन में घुसेड़ देंगे, बाकी और जानकारी उन्हें कहाँ से रहेगी, दुर्भाग्य अपना। देखिए, नेशनल एंथम किसके द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था, ये बांग्ला में। इसी बांग्ला भाषा का हिंदी रूपांतरण है जिनको हम क्या पढ़ते हैं, जन गण मन। कभी डिटेल में बताएंगे राष्ट्रगान के बारे में कि कैसे ये पूरा, उसमें एक लाइन है जिससे ये पता चलता है पूरे भारत की बात होती है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। मतलब यहाँ से शुरू होके पूरे भारत की बात होती है राष्ट्रगान में। ऐसे ही नहीं लिखा गया, बहुत सोच समझ के। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये थोड़ी पूछा जाएगा कि राष्ट्रगान लिखा किसने था, नहीं, ये पुराना क्वेश्चन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना नहीं है, परेशान मत होइएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसे हम लोगों ने स्वीकार कब किया गया, तो कब किया था, 24 जनवरी 1950। इसका मतलब जो पहला गणतंत्र दिवस हम मनाए थे उसके 2 दिन पहले हमने राष्ट्रगान को क्या किया था, स्वीकार किया था। तो 24 जनवरी 1950 को। आगे बात करेंगे।
अच्छा, एक चीज़, अगर इस 24 जनवरी 1950 स्वीकार किया था, क्या इसके पहले इतिहास में भी कभी गाया गया था? तो हाँ, तो सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम 27 सितंबर 1911 कब, जब के बात हुई कि जो दिल्ली जब राजधानी बनी उसके पहले, मतलब 1912 में दिल्ली राजधानी बनती है भारत की, 1911 में कोलकाता थी। वहाँ पे कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? 26वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में ही, मतलब ये अधिवेशन हुआ था 26 सितंबर 1911 को, और क्रमांक कौन सा था, मतलब क्रम, किस क्रम का अधिवेशन था? 26 नंबर का। और कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहले ये पूछेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया था? तो 26वें अधिवेशन में, कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, उसमें सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक है, वहाँ गाया गया था, अपनाया नहीं गया था। अपनाया हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 को था। दूसरी बात, अवधि आपको पता ही होगी कि 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को पूरे तरीके से गा लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी चीज़ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? देखिए, अगला है राष्ट्रगीत के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रगीत, अच्छा, दो चार लोग ऐसे होते हैं ना, इतने महान होते हैं, उनको राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर नहीं पता होता है। उनको मतलब एक ही होता है, जनगण मनगण सब एक ही जगह होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत का मतलब हो गया नेशनल सॉन्ग। ये तो है एंथम है, राष्ट्रगान है, और ये है नेशनल सॉन्ग, मतलब गाना है। क्या? वंदे मातरम। याद रखेंगे, क्या है? वंदे मातरम। अब बात आती है कि ये लिखा किसने था? तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। पहले ये किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में। अब का अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आज भी वंदे मातरम संस्कृत में ही पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये पहले बांग्ला में था, फिर बाद में हिंदी में हुआ। ये पहले भी संस्कृत में लिखा गया था, आज भी संस्कृत में लिखा गया। अब पहले जैसे इसको हमने ये किया था कि 27 सितंबर 1911 में राष्ट्रगान कांग्रेस के 26वें में कलकत्ता में गाया गया था। उसी तरीके से 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले क्या गाया गया था? वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रगान क्लियर हो गया, राष्ट्रगीत क्लियर होगा। आइए इधर आते हैं। देखिए, अगला है राष्ट्रीय चिन्ह। यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा। आधे लोग तो इसमें भौचक्का हो जाएंगे। सबसे पहले पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया। ठीक है, अब क्या लिया गया? देखिए, ये हमने फिगर कुछ बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, लिखने से अच्छा समझ लीजिए। देखिए, ये बीच में एक शेर है, एक शेर इस साइड है, एक शेर इस साइड है, और इस शेर के पीछे एक शेर है। मतलब जो शेर होते हैं, सिंह है, तो उनकी संख्या कितनी है? 4। और इन सिंहों का जो मतलब होता है वो होता है साहस और निर्भीकता। मतलब एकदम डट के किसी चीज़ का सामना करना, डरना नहीं, कायर नहीं बनना। ठीक है, तो चारों सिंहों का, पहला सिंह, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सिंह हैं जिनका अर्थ होता है निर्भीकता। और नीचे आइए, नीचे आएंगे तो बीच में एक चक्र मिलेगा जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और इस चक्र को कहा जाता है धर्म चक्र। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं, और इन 24 तीलियों 24 घंटे का प्रतीक होती है। और इन 24 तीलियों का अर्थ भी होता है, एक एक तीली का अलग अलग होता है। जैसे किसी का मतलब होता है कि संयम, आरोग्य, शांति, शील, गुण, इस तरीके से ये 24 अर्थ देती हैं। ठीक है, अब इसी चक्र के देखिए, इस साइड मतलब दाएं और बाएं, इस साइड सांड है और इस साइड घोड़ा है। तो चक्र के अगर कभी कभी क्वेश्चन कुछ घुमाने की कोशिश कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, वैसे इतना घुमा के पूछेगा नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर पूछे। तो चक्र के एक तरफ सांड है, सांड का मतलब ये हो गया कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भारत की है। ठीक है, मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि पे निर्भर है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तब भी हाल ये है कि सरकार जो किसानों की बात नहीं सुनी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मतलब बिजनेस क्या करवा लोगे भाई, बहुत ज़्यादा उत्पादन करवा लोगे, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा करवा लोगे, लेकिन अगर कृषि बंद हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। महंगाई अपने चरम पे हो जाएगी, आधे लोग खाए भी ना मर जाएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी। उससे अच्छा क्या, थोड़ी
ध्यान देना चाहिए ना किसानों पे, लेकिन नहीं देना क्या करेंगे। तो देखिए सांड है कृषि प्रधान के लिए, और सांड के इस साइड है घोड़ा, ठीक है। घोड़े का मतलब होता है अदम्य शक्ति, मतलब इसलिए लिया गया है कि अदम्य शक्ति, मतलब हमारे अंदर इतनी शक्ति है जिसकी कोई था नहीं है, ठीक है। देखते हैं आर्मी जवानों को, भाई एकदम लास्ट स्टेप पे रहेगा, अंतिम गोली, मतलब अंतिम गोली नहीं कहेंगे, अंतिम सांस चलती भी रहेगी, अगर सामने दुश्मन दिख गया तो भाई रेल देगा, छोड़ेगा नहीं, मतलब ये हाल होता है। इतनी दृढ़ शक्ति, इतना संकल्प होता है। अब आधे कामचोर होते हैं नेता, एक आध तो आप सुनते होंगे, कितनी दुर्भाग्य की बात है, कभी कभी 2-4 नेता ऐसे बोलते हैं कि सैनिक जो सेना में इसलिए भर्ती होते हैं कि उन्हें मरना होता है। उन्हें क्या पता होता है कि मरना क्या होता है, हैं? ये तो कामचोर लड़का पैदा कर दिए हैं, उनका मतलब दिन भर केवल वही करना, एक ही काम करना, क्या करना, घोटाला करना। जब सुबह 4 बजे जगोगे, दौड़ोगे, आर्मी में जाओगे, तब ना पता चलेगा कि आर्मी में सिलेक्शन कैसे होता है। ज़िंदगी भर काम चोरी की हो, क्या जानोगे। आइए छोड़िए प्लॉट, ज़्यादा उसमें नहीं जाना है, ठीक। तो घोड़ा अदम्य शक्ति, नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये अशोक के स्तंभ में ही लिखा गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते से क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहाँ से लिया गया है। तो एक उपनिषद है, मुंडको उपनिषद, यहाँ से लिया गया है। और पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखा गया, तो हिंदी भाषा में। अगर वो लिपि पूछेगा तो देवनागरी लिपि, अरे हिंदी की तो लिपि देवनागरी ही है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इधर सांड है कृषि, इधर धर्मचक्र, इधर अदम्य शक्ति। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि राष्ट्रीय चिन्ह को जैसे हमने सबको अपनाया था, इसको कब अपनाया गया था, इसको 26 जनवरी 1950 को, जो मतलब जिस दिन हमने पहला गणतंत्र मनाया था उसी दिन हमने इसको अपना लिया था। पहला गणतंत्र दिवस जब मनाया गया 26 जनवरी 1950, इसको तो सबसे आसानी से याद हो जाना चाहिए, डेट के लिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 कब है, 26 जनवरी 1950। चलिए ये हो गया। आइए रुपया पैसा की थोड़ी बात कर ले, मार्काट की बहुत बात कर ली है, रुपया पैसा की बात कर। देखिए जो भारतीय मुद्रा है, पहले रुपया लिखा जाता था, अब उसके लिए जगह एक सिंबल अपनाया गया है कुछ इस प्रकार से। मतलब पहले आप क्या लिखेंगे, देखिए पहले आप लिखेंगे र, ठीक है, ये तो देवनागरी लिपि का हो गया, और इसी में बनाएंगे आर, ये वाला, ठीक है। तो देवनागरी लिपि के र और जो है इंग्लिश के आर से मिलके क्या बनाया गया है, ये राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह बनाया गया। कब बनाया गया इसे, 15 जुलाई 2010 से। तो याद रखेंगे कि 15 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह, हम जैसे होता है ना, जैसे डॉलर वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे यूरो डॉलर वगैरह होते हैं ना, उनका एक सिंबल होता है, वैसे ही अब हमारे जो पैसा है, रुपया है, रुपया को रुपया नहीं लिख के एक ऐसे सिंबल लिख देंगे तो पता चल जाएगा वो अच्छा भारत की बात हो रही है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। इसे कब अपनाया गया था, मतलब ये चिन्ह कब अपनाया गया था, रुपया तो बहुत पहले था, ये राष्ट्रीय मुद्रा का जो चिन्ह है वो 15 जुलाई 2010, याद रखेंगे 15 जुलाई 2010, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आइए देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग मतलब समझते हैं। देखिए हमारे यहाँ 2 कैलेंडर लागू होते हैं, एक होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर, एक होता है हिंदी वाला, मतलब जिसको शक सम्मत बोलते हैं, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई तामझाम, ठीक है। और जो ये होता है शक सम्मत होता है चैत बैसाख से क्या बोलते हैं चैत बैसाख, यही होता है ना हिंदी वाला। तो हिंदी जो चैत बैसाख सेठ सावन भादो कुआर कार्तिक ये सब जो होता है वो हिंदी वाला होता है। तो जो हमारा हिंदी वाला है उसकी बात की गई है, चाहे इसको कहिए ग्रिगोरियन कैलेंडर जिसको हम जनवरी फरवरी के नाम से जानते हैं। शक सम्मत वाला जो होता है हिंदी वाला पंचांग होता है, मतलब उसका पहला माह का क्या होता है, चैत होता है। और उस कैलेंडर में कितने दिन होते हैं, टोटल 365 दिन होते हैं। पहला दिन कौन सा होता है, तारीख होती है, वैसे होती थी 21 मार्च, लेकिन जब वो लिपि वाला आता है तो 22 मार्च हो जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे पहला दिन 21 या 22 मार्च, और पहला माह क्या होता है, चैत होता है। और शक सम्मत आधा। हाँ, पूछा जाता है राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया कब गया था, तो 22 मार्च 1957 को। कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को, याद रखेंगे। देखिए ये छोटी छोटी बातें, ये पता होना चाहिए। आधे लोगों को तो यही नहीं पता, अभी पूछ देंगे तो हिंदी का महीने का नाम नहीं बता पाएंगे, सब जनवरी फरवरी दिसंबर तक बता लेंगे, लेकिन अगर चैत से पूछ दें तो बता नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है। और इस समय के जो
सीबीएसई वाले हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए तो ये आफत है। चलिए, तो राष्ट्रीय पंचांग हो गया। 22 मार्च 1957 को 2 कैलेंडर लागू है। पहला कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर, दूसरा शक सम्मत वाला जिसमें 365 दिन होते हैं। पहला महीना चयनित होता है, अगर दिन की शुरुआत होती है, डेट देखेंगे तो 21 या 22 मार्च से शुरू होता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय पशु बाघ, पता है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, पैंथेरा टिग्रिस नाम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। देखिए, ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि यार इसका राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, पुष्प, वृक्ष और फल बताओ, ये नहीं पूछा। वो पता है इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है जो अंग्रेजी में लिखे हैं। इसमें से सीबीएसई वाले पास हो जाते हैं, यूपी बोर्ड वाले फेल हो जाते हैं। कारण क्या है कि उन्हें ये पता होता है पहले से ही। आप ये याद करते हो कि ये बाघ है, ये मोर है, कमल, बरगद, आम, ये याद करते हो, जबकि सीबीएसई वाले पहले से ये पता होता है, तो इसलिए वो इसको कर ले जाते हैं। ठीक है, आप भी जान लो कि राष्ट्रीय पशु है बाघ, पैंथेरा टिग्रिस, और राष्ट्रीय पक्षी है मोर जिसको बोलते हैं पोवा क्रिस्टेटस, और राष्ट्रीय पुष्प है कमल जिसको बोलते हैं नुलोम्बो नेसिफेरा गलत करके है, और राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, फिकस बेंगालिस करके है, और राष्ट्रीय फल है आम। तो ये है मैंगीफेरा इंडिका करके है। ठीक है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइए अब यहाँ आते हैं। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन का मतलब समझते हैं, डॉल्फिन तो हर जगह भाई समुद्रों में पाई जाती है और हर जगह पाई जाती है, लेकिन वो डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है उस डॉल्फिन को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय जीव। ठीक है, दूसरा, इसे अपनाया कब गया था? मतलब इसे अपनाने का मतलब ये हो गया, इसे कब कहा गया कि हाँ भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन रहेगा? वो 15 अक्टूबर 2009, मतलब अभी जल्द फिलहाल हम लोगों ने इसको अपनाया था। ठीक है, 15 अक्टूबर 5 अक्टूबर 2009 को। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? एशियाई हाथी, जिसको अपनाया गया था 22 अक्टूबर 2010 को। तो ये चीज़ अभी लेटेस्ट है कि राष्ट्रीय जलीय जीव को हमने 2009 में अपनाया था। राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है जिसको 2010 में अपनाया गया था। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये जितने राष्ट्रीय पशु हैं, जलीय जीव हैं, चाहे यहाँ राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, राष्ट्रीय पुष्प कमल हो गया, ये बरगद हो गया, आम हो गया, और ये गंगा डॉल्फिन, इनको अगर आप मार और देते हैं ना गलती से भौकाल में आके कि मछली खानी है, चलो डॉल्फिन को मार दें, अगर सरकार जान गई ना तो फिर ऐसे केस में बजा के पीटेगी, समझ में आ जाएगा आपको, जिंदगी भर मछली नहीं खाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं कैसे? समझिएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है, बाघ संरक्षण चलाया जाता है, नहीं समझ आता है। एक बार काले हिरन को सलमान खान मार दिए थे। आज तक केस चल रहा है। ठीक है, तो वैसे क्यों वन्य जीव संरक्षण चलाया जाता है? कब चलाएगा? 1972 में। तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर को आप कभी नहीं मार सकते, गलती मत करिएगा एकदम, नहीं तो फिर तो वही है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, देखिए अगर आप ये जैसे कमल है उसको तोड़ सकते हैं, बरगद को नाप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आम हो गया, बरगद, जो ये हमारे पेड़ पौधे हैं, पेड़ गाएंगे, तो इन पे संरक्षण के लिए, मतलब जंगल संरक्षण के लिए ना, कि पेड़ नहीं काटना चाहिए ना, कारण क्या है? तो वो तो नहीं काटना चाहिए, ठीक है, लेकिन सरकार भी मनाही कर देती है, क्या लगा के? वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव का मतलब हो गया वन में रहने वाले जीवों को संरक्षण देना। उसके साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लगाया गया था। पर्यावरण संरक्षण कब किया गया था? 1986। ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण 1972। देखिए ये संरक्षण अधिनियम इसलिए बनाए जाते हैं कि आप किसी भी जीव जंतु या वनस्पति पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। ठीक है, नहीं तो अब तक अगर इतना नहीं लगा रहता ना, सब काट उठ के सब कागज़ बना देते। इतना आज भी कटाई हो ही रही है, देख ही रहे हो आप। तो देखिए ये जितना हम बताए हैं यहाँ से फिक्स है, लगभग एक क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? ज़्यादातर वो आपसे डेट पूछेगा, तो जितनी डेट बताए हैं, जितनी तारीख बताए हैं, वो सब याद होने चाहिए। नहीं याद होगी तो फिर देख लीजिए। और दूसरी बात है, अगर सही में अच्छा लगता है तो कमेंट कर दिया करिए, लाइक दबा दीजिए करिए इसको, और अपने दोस्तों के पास भेज दिया करिए। ठीक है, चलिए, तो इतनी चीज़ें हैं। डेट, अब कहेंगे सर डेट नहीं है, तारीख नहीं है, अभी बताए गर्लफ्रेंड बुला ले डेट को, तो वो डेट ज़िंदगी भर याद रहेगी कि पहली बार कब मिले थे, पहली बार साथ में खाना कब खाया, तो ये सब याद रहेगा। तो भाई ये भी पहली बार पढ़ रहे हो, याद कर लो। चलिए ठीक है, तो अगर इसमें किसी प्रकार कोई समस्या होगी
तो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मिलेंगे तब तक के लिए किसी अन्य क्लास का। तब तक के लिए सबको जय हिंद।